नमस्कार, राष्ट्रबोध से मैं पवन केसवानी। छत्तीसगढ़ का मतदाता जानना चाहता है कि सरकार किसकी बनेगी। मतदान के बाद ये 15-16 दिनों का गैप काफ़ी लंबा हो रहा है, लेकिन अब जब सब कुछ स्पष्ट हो चुका है, क्योंकि तकनीक बोलती है, पुरानी वाली बात अब नहीं रह गई कि कयास लगाए जाते थे। अब जो सर्वे होते हैं, जो ग्राउंड पर काम होता है, उस पे काफ़ी प्रामाणिकता होती है। ये कोई फलोदी बाजार के सट्टे की रिपोर्ट नहीं है जिसे अफवाह मानकर टाल दिया जाए। एक शख्स हैं जो जमीन पर काम कर रहे हैं, नाम है उनका संतोष तिवारी। एक बार फिर मैं राष्ट्रबोध के दर्शकों को उनसे मिलाऊंगा और जानने समझने की कोशिश करेंगे कि छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार बनने जा रही है। संतोष जी नमस्कार, आपका स्वागत है। राष्ट्रबोध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि ग्राउंड पर जो आपकी सर्वे टीम लगी है और जिस तरह के आंकड़े सामने आ रहे हैं, जैसे कि रुझान पता चल रहा है, राजनीतिक दलों को तो लगभग पता चल चुका है, लेकिन आप बताइए कि तकनीकी रूप से क्या ये सही है कि कुछ बड़ा धमाका होने वाला है। इस बार चुनाव के नतीजे अप्रत्याशित होने वाले हैं। अगर आप पिछली बार के चुनाव के नतीजों में जाएंगे तो पिछली बार 17 सीटें छत्तीसगढ़ में ऐसी थी जिनमें वोटिंग का परसेंटेज 5000 से कम था और उसमें से 10 सीटें कांग्रेस के पक्ष में गई थी। हमारे पास आंकड़े हैं, उसमें से 10 सीटें कांग्रेस के पक्ष में गई थी, 2 सीटें छत्तीसगढ़ जोगी कांग्रेस को मिली थी, भाजपा को 4 सीट मिली थी और 1 सीट बसपा को मिली थी। इस बार ये जो 17 का आंकड़ा है पवन जी, ये मतलब टक्कर इतनी काटेगी है कि ये 17 से बढ़ रही हैं, जिसमें मतों का अंतर बहुत कम होने वाला है। ये जो 17 सीटें थी जिसमें 5000 से कम का अंतर था, क्या ये सीटें ऐसी और बढ़ेगी जहां कांटे का मुकाबला है? यस। अब जैसे मैं आपके दर्शकों को बताना चाहूँगा, पिछली बार मनेंद्रगढ़, बैकुंठपुर, जशपुर, कुनकुरी, तखतपुर, बेलतरा, अकलतरा, जांजगीर चांपा, इनमें आप देखेंगे तो शुरू से ही कांग्रेस और उसके बाद में कुछ कहीं भाजपा की सीटें हैं। और इसमें 2 सीटें विशेषकर आपकी नज़र जाएगी, धमतरी और खैरागढ़, जहां जीत का अंतर केवल 0.27 और 0.52% था। ये आंकड़े इस चुनाव में बढ़ेंगे ज़्यादा सीटों के ऊपर में। अब अगर आप इस बार के चुनाव के मत के प्रतिशत की बात करेंगे तो इस बार 76.31% वोट हुआ, जबकि पिछली बार 76.88 हुआ था। उसके पिछली बार 2013 में ये 77.40 था। तो लगभग आधा % वोट कम होते गए हैं। तो ये भी एक फैक्टर है जिसको हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप 2013 के आंकड़ों को देखेंगे तो भाजपा और कांग्रेस के बीच में 0.72% का अंतर था 2013 में और सीटों का अंतर लगभग 10-11 के आसपास था। जी। तो इस बार जो वोटों का जो प्रतिशत है बहुत मामूली कम हुआ है, जैसे कि आप बता रहे हैं, और ये जानकारी भी सामने आई है। और एक हैरान करने वाली जानकारी सामने आई है, बाकायदा निर्वाचन आयोग ने इसे कोट किया है और छत्तीसगढ़ जनसंपर्क के माध्यम से मीडिया तक उपलब्ध कराई गई जानकारी है कि 90 में से 50 सीटें ऐसी हैं जहां महिलाओं ने पुरुषों से ज़्यादा वोटिंग की है। क्या ये कोई घोषणा पत्र का कमाल है या ऐसी जागरूकता आ गई कि पुरुष महिलाओं से पीछे छूट गए? आमतौर पे जो छत्तीसगढ़ है वो गाँव का राज्य है, यहाँ की ग्रामीण आबादी कृषि आधारित है, कुछ योजनाएं काम करती है, लेकिन आप इस बारे में थोड़ा प्रकाश डालना चाहेंगे? पवन जी, इस बार का जो चुनाव है उसमें महिलाएं गेम चेंजर की भूमिका में आ रही हैं। ध्यान रखिएगा, पहली बार ऐसा हुआ जिस बार महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, जबकि ओवरऑल वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है। तो महिलाओं का अगर वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, जबकि राज्य में इस समय में धान की कटाई चल रही है, लोगों के घरों में काम है और त्यौहार और पर्व का समय था, इसके बीच में भी महिलाओं ने बढ़ चढ़कर अगर वोटिंग की है, तो इसका आप एक इंडिकेशन, इसको एक किसी तरफ ये इशारा करता है। क्या आपका इशारा क्या है, आप थोड़ा बताइए। देखिए, महिलाएं जो हैं, भारत की जो महिलाएं हैं वो धर्मभीरू होती हैं, भावुक होती हैं। एक महतारी वंदन योजना, जो मैंने आपसे पिछली चर्चा में भी कहा था कि महतारी वंदन योजना के तहत भारतीय जनता पार्टी ने घर घर पहुंच के लोगों से जो फॉर्म भराया, कांग्रेस ने भी तो किया है। मैं आ रहा हूं उस पे, जो फॉर्म भरवाकर उनके साथ एक पर्सनल कनेक्ट बनाया भारतीय जनता पार्टी ने, जो 2018 के चुनाव में कुछ हद तक मिसिंग था, वो इस बार बढ़ चढ़ के आया। इसका एक क्लियर जो है फर्स्ट मूवर्स एडवांटेज, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं, वो बिल्कुल इस बार भाजपा को दिख रहा है। अब मैं आपकी बात पे आता हूं कि कांग्रेस ने भी गृह लक्ष्मी योजना घोषित की, पर उन्होंने कब घोषित की?
पहले चरण का चुनाव 20 सीटों पे हो चुका था। कांग्रेस ने 12 तारीख को दीपावली वाले दिन गृह लक्ष्मी योजना की घोषणा की, जो एक प्रकार से भाजपा की योजना से बेहतर प्रतीत होती है, लेकिन कांग्रेस के लोग इसको गांव-गांव, घर-घर तक पहुंचाने में भाजपा की तरह सफल नहीं हो पाए। सीधे तौर पे आप कहना चाहते हैं कि जो महिलाओं का वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है वो भाजपा की योजना के कारण बढ़ा है, कांग्रेस की योजना कारण नहीं बढ़ा, आप ऐसा कहना चाह रहे हैं? ऐसा नहीं है कि कांग्रेस की योजना का कोई असर नहीं हुआ है। कांग्रेस ने जैसे ही दीपावली के दिन ये घोषणा की तो एक बार तो भाजपा के समर्थन बेस में लोगों का थोड़ा मनोबल टूटा था, लेकिन फिर भी इस योजना को, क्योंकि मतदान के चुनाव प्रचार होने में केवल 3 दिन बचे हुए थे, वो इसको जन जन तक नहीं ले जा पाए। और प्रतिशत वोटिंग के कम और ज्यादा होने में धान के मूल्य जो दोनों पार्टियों ने अपने अपने हिसाब से बताया, वो किस हद तक अपने मतदाताओं को कन्विंस कर पाए हैं, इसके कारण हम कह रहे हैं कि इस बार भाजपा का प्रतिशत डेफिनेटली बढ़ेगा और कांग्रेस का प्रतिशत कम होने के चांस है। पिछली बार 43% से कुछ ज़्यादा वोट मिले थे कांग्रेस को और भारतीय जनता पार्टी को 33 का कुछ फिगर था, उसके आगे कुछ पड़े थे, लगभग 10 से 11% का अंतर था। तो इस बारे में आपका क्या कहना है कि भाजपा अपने परफॉर्मेंस कितना सुधार पाएगी और कांग्रेस कितना कम कर पाएगी, और ये मुकाबला हार जीत में किस तरह से परिणित होगा? देखिए, इसको फिर से आप 2018 से जोड़िए, जब 0.72 का अंतर दोनों के बीच में था तो भाजपा को 10 सीटों की बढ़त थी। इस बार कांग्रेस को 2018 में जब कांग्रेस को लगभग 10.3% की बढ़त थी तो सीट का अंतर 15 और 68 का हो गया। इस बार भाजपा अगर 5-6% जो लगभग दिख रहा है अगर गेन करती है, अब एग्जैक्ट आंकड़े हम आपको नहीं बता सकते हैं, लेकिन अगर भाजपा अपने परसेंटेज को बढ़ाती है और कांग्रेस के परसेंटेज कुछ कम जाते हैं, जैसा दिख रहा है कि इस बार जोगी कांग्रेस का प्रभाव भी काफी कम रहा है, तो इसका सीधा असर सीटों के ऊपर आएगा। जी, कांग्रेस की इन दिनों समीक्षा बैठक हो रही है, जगह जगह ब्लॉक के स्तर पर आके। आमतौर पर कांग्रेस इस तरह की बैठकें करती नहीं है। चुनाव के पहले जिस तरह से धड़कनें बढ़ी हुई है, अनुमान और कयासों से कहीं आगे, जो ज़मीनी सच्चाई जो समझ कर आ रही है वह यह है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से आगे बढ़ते नजर आ रही है और कांग्रेस कुछ पीछे लग रही है, ये पीछे कितनी होती है और भाजपा कितनी आगे होती है, इसे जानने समझने के लिए अपने स्तर पर खासकर कांग्रेस की ओर से जो प्रयास किए जा रहे हैं, दूसरी तरफ जो सर्वे एजेंसियां हैं, जिस तरह से संतोष तिवारी उनकी टीम काम कर रही है, ऐसे ही कुछ और एजेंसियां, प्राइवेट एजेंसियां हायर की गई है। संतोष जी, इस मैकेनिज्म को हम समझना चाहेंगे कि ग्राउंड पे किस तरह का आपका काम होता है, किस तरह से आप लोग सर्वे करते हैं, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएंगे। देखिए, हमारी टीम राज्य भर में अलग अलग जगहों पर सैंपल के रूप में लोगों से मिलती रही है और आंकड़ों का एक सैंपल सर्वे होने के बाद में उसके हिसाब से हम बातचीत करते हैं और इससे हम लोगों को अंदाज लगता है कि हवा किस तरफ बह रही है। ये तो बात हवा की हुई, लेकिन जो महिला मतदाता, खासकर छत्तीसगढ़ की ग्रामीण महिला मतदाता जो आमतौर पर संकोची होती है, और इस तरह के आंकड़े आप लोग कैसे निकालते होंगे? देखिए, डेफिनेटली महिलाओं से बातचीत होती है और कुछ तो हमारे लिए छोड़ दीजिए, कुछ तो हमारे ट्रेड सीक्रेट हैं, हमारे लोगों के बीच की बात है, हम बहुत सारी बातें नहीं बता सकते हैं, लेकिन आप ये मानिए कि लोगों से बात हुई है, महिलाओं से काफ़ी ज़्यादा बातचीत हुई है और अब छत्तीसगढ़ की महिला जागरूक हो चुकी है और वो बिल्कुल खुलकर अपना ओपिनियन देती हैं जहाँ पर उन्हें लगता है कि आवश्यक है, जहाँ उनका विश्वास जीत लिया जाता है। जी, तो थोड़ा खुल के बताएंगे। हालांकि अपनी कोई सीमा है, एग्जिट पोल के आंकड़े 30 नवंबर तक निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जारी नहीं किए जा सकते, फिर भी हवा का रुख तो मौसम वैज्ञानिक ही बता सकते हैं, लेकिन हमारे नेता किसी मौसम वैज्ञानिक से कम नहीं है। दल बदल की कुछ संभावना बनी हुई है, लेकिन छत्तीसगढ़ में ऐसा संभव होता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि बहुत कड़े कानून हैं। 2/3 का बहुमत होना चाहिए, तभी पार्टी में टूट हो सकती है। कुछ तकनीकी बाध्यताएं हैं, लेकिन पूरा ध्यान छत्तीसगढ़ की राजनीति का टीएस सिंहदेव की तरफ है, जो शायद आगामी 26 नवंबर से कोई डिनर पॉलिटिक्स करने वाले हैं, अपने लोगों से मिलने वाले हैं, लगातार मुलाकातें होगी। उस बारे में मैं आगे की वीडियो में चर्चा करूंगा। संतोष जी, मुझे जल्दी से बता दीजिए, संक्षेप में बता दीजिए कि हार जीत किसकी हो रही है, छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार बन रही है, मुद्दे की बात बताइए। निर्वाचन आयोग ने हमारे हाथ बांध रखे हैं पवन जी, वो तो ठीक है, परंतु फिर भी जितनी बातें हम लोगों ने पिछले 2 सेशंस में बात करके बताई है, उससे समझ में आ रहा है कि छत्तीसगढ़ की जनता
किसके सिर पर ताज रखेगी या किसके सिर पर राज मुकुट रखेगी। मुझे ऐसा लगता है कि राज मुकुट पहनाने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। यानी इशारों में आपने जो बातें कही, ये तो वही बात हो कि धर्म और मजहब में क्या अंतर है, आप संकेतों की भाषा में जो कहना चाह रहे हैं, जो हमारे दर्शक भी समझ रहे हैं, क्या मैं सही हूँ? लोकतंत्र का एक ही धर्म होता है और वो होता है टू एलेक्ट द बेस्ट आउट ऑफ अवेलेबल ऑप्शंस। जनता ने अपने आशीर्वाद जिसको देना था दे दिया है। अब कुछ दिन की बात है, हम लोग जिस दिन नतीजे आएंगे उस दिन हम जरूर चर्चा करेंगे। चलिए उस दिन तो सब लोग देख लेंगे, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जो 4 सर्वे की बात बार बार आ रही थी, एक तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने स्तर बताया कि 48 सीटें उन्हें मिल रही है, उनके अनुषंगिक संगठन है जिन्हें अखबारों ने संघ का नाम दिया, वो बता रहे थे कि 55 सीटें आ रही है, और फैलौदी का सट्टा बाजार जो काफ़ी अंतर लेके चल रहा था, 40 से 50 का कुछ उनका अंतर था, और LIB या लोकल इंटेलिजेंस की बात आ रही थी, वो तो भारतीय जनता पार्टी को 38 से 40 सीटों के आसपास बता रहा था। ये जो क्या तथ्य होते हैं, क्या ये कुछ इसमें सच्चाई होती भी है, कुछ हवा की बातें होती है? पवन जी, मैं अपने आप को फैलौदी सट्टा बाजार से कंपेयर नहीं करना चाहूँगा। हम लोगों का अपना तरीका है और दूसरी जो एजेंसीज हैं जो अपने एग्जिट पोल करती हैं, उनके भी तरीके हैं। मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि सारे आंकड़ों के ऊपर में आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि जो हमने बताया 17 सीटों में पिछली बार 5%, मतलब 2% मतदाता इधर के इधर हो गए, 2.5%, तो गेम चेंज हो जाता है। और यही कांटे की जो टक्कर है वो यही 5% के फ्लोटिंग मतदाता निश्चित करेंगे। हम इंतजार करते हैं, देखते हैं भविष्य के गर्भ में क्या है। अच्छा, जाते जाते बता दीजिए, भाजपा 40 प्लस 40 माइनस क्या लग रहा है आपको? मेरी व्यक्तिगत अनुमान जो है वो प्लस का है। यानी जो आप आंकड़े बता रहे हैं 40 प्लस, वैसे मैजिक नंबर तो 46 का है, जिसके पास ये 46 का नंबर होगा उसकी सरकार बनेगी। ऐसे में ये जानना समझना होगा कि आखिर कौन कितना प्लस कर रहा है, कौन कितना माइनस कर रहा है। हम भविष्यवक्ता नहीं हैं और किसी पार्टी विशेष के लिए काम नहीं करते। हालांकि हमारे पिछले वीडियो में कुछ लोगों ने काफ़ी तीखे कमेंट किए थे। हम हर आलोचना का हृदय से स्वागत करते हैं। नज़र और नज़रिया अपना अपना। आज संतोष तिवारी जी ने हमें साथ दिया, समय दिया, इनका आभार है। मैं चाहूँगा कि आगे हम जो कुछ चौंकाने वाली जो जानकारी देने जा रहे हैं उसके लिए आप वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और आज की जो महत्वपूर्ण बातचीत हुई इस पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। पवन जी, आपके जो दर्शक हैं, हजारों दर्शक हैं, वो भी देखते, वो भी एक मतदाता भी हैं और वो अपनी राय यहाँ पर बता सकते हैं कि किसकी सरकार बन रही है। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि आप लोग कमेंट में लिखकर बताइए कि आपकी क्या राय है, आपके अड़ोस पड़ोस में क्या दिख रहा है, और वो भी अपने आप में एक सर्वे का हिस्सा बनेगा। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार। जय जोहार।